नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जेसीईआरटी के तरफ से झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। कुछ विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र आंसर की के साथ जारी हुआ है, जबकि कुछ विषयों का आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ है। जिन विषयों का आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ है, हम एक एक कर पूरी व्याख्या के साथ उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं और आज हम क्लास 12 के हिंदी कोर विषय का मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी जेसीईआरटी रांची की तरफ से ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। ये वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, क्लास 12 का है, हिंदी कोर विषय, और इसके लिए जो पूर्णांक है 40 मार्क्स का, यानी कि जैसा कि आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा सेम उसी टाइप का पैटर्न तैयार किया गया है। कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी 40 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स भी 40। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी एमसीक्यू टाइप का है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चुनना है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले क्या दिया खंड क में। ये अपठित बोध है। तो अपठित बोध मतलब ये जो काव्यांश दिया गया है ये आपके किताब का नहीं है, पाठ्य पुस्तक से नहीं है, ये कहीं से भी दे दिया गया है। तो आपको इसको बढ़िया तरह से समझना है। इसके आधार पर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको सही से जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो काव्यांश दिया गया उसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। यानी भारतवर्ष का गौरवगान किया गया है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अतिथि का, शक्ति का, दान का और भारतीय संस्कृति का। तो जैसा कि अभी हम तुरंत आपको हम बताए हैं कि यहाँ भारतीय संस्कृति का गौरवगान हो रहा है, इसका मतलब 1 का सही आंसर हो जाएगा घ, ठीक है। यहाँ भारतीय संस्कृति का गौरवगान हो रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, देव किसे माना गया है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, को अतिथियों को, देवताओं को, याचकों को और आर्यों को। तो सही आंसर क्या होगा, आप पहला लाइन पढ़िए कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, ठीक है। यही इसका आंसर है, यानी कि अतिथियों को देव माना गया है। यानी 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क, अतिथियों को। देव किसे माना गया है, अतिथियों को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके हृदय में तेज होता है। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन को देखते हैं। क जो साहसी हो, ख मतलब जो सत्यवादी हो, ग में दिया है जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो, और घ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देव किसके हृदय में तेज होता है, तो जो साहसी होता है उसके हृदय में भी होता है, जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में भी होता है, जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है, यानी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इस काव्यांश का मूल भाव है। तो इस काव्यांश का मूल भाव क्या है, तो भारत के जो है अतीत का गौरवगान किया गया है। तो इसका ऑप्शन भी देखने की जरूरत है, इसमें आप क को मारिए, भारत के अतीत का गौरवगान। आप पूरा कविता को पढ़िए, काव्यांश को पढ़िए, इसमें पता चल जाएगा। इसमें भारत के अतीत के बारे में बताया गया, उसका गौरवगान किया गया है। यानी 4 का सही आंसर क होगा, अतीत के गौरवगान। फर्स्ट पार्ट में काव्यांश था खंड क का, और सेकंड पार्ट में गद्यांश पूछा गया। ये भी अपठित है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक सबसे पहले पढ़िए। इसमें लिखा क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा
के सुख केवल मनुष्यों के लिए है। मन के जितने भी सुख है उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। दूसरों के लिए काम आने में जो सुख मिलता है उसकी किसी भी सुख या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, सुख के बारे में बताया गया है। अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक उच्चता, भौतिक संसाधन और नैतिक गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नैतिक गुण। ठीक है, यानी घ नंबर, यानी मनुष्य जो है अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। 4 ऑप्शन है इसका, धन की खोज, विद्या की खोज, सौंदर्य की खोज और सुख की खोज। तो इसका आंसर यहाँ आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति, ठीक है, यहाँ देखिए हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। ठीक है, इसका मतलब 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, घ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ इसका 4 ऑप्शन है, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को और वनस्पतियों को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा भी गया है कि मन और आत्मा सुख केवल मनुष्यों को चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, इस लाइन में यहाँ देखिए दिया भी गया है कि मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्यों को चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गौ। मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए, मनुष्यों को। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सबसे बड़ा सुख है, तो सबसे बड़ा सुख क्या, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, परोपकार का सुख, धन का सुख, पुत्र का सुख और पद का सुख। तो इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा सुख क्या है, परोपकार का सुख, यानी परोपकार करने में जो सुख मिलता है वो बाकी किसी काम में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, परोपकार का सुख। यानी काव्यांश और जो गद्यांश दिया गया उसके आधार पर 4-4 करके टोटल 8 क्वेश्चन था, वो हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम खंड ख को देखते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक एक को देखते हैं। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, महोदय, महोदया, प्रिय श्री, भवदीय, आपका शुभचिंतक। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सरकारी पत्र में संबोधन करते हैं, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, या फिर सेवा में श्रीमान उपायुक्त महोदय, सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अगर पुरुष है तो महोदय और कोई लेडीज है तो उसके लिए महोदया। इसका मतलब है कि 9 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर को होगा, महोदय, महोदया। इसी का संबोधन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं इसका, दिग्दर्शन, उदंत मॉडर्न, बनारस अखबार, मालवा अखबार। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, इसका जो है 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 11, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो अधिसूचना, घोषणा, तार और रेडियोग्राम, ये 4 ऑप्शन है। तो अधिसूचना अभी भी कार्यालय में चल रहा है, घोषणा तो कर होता ही है, और रेडियोग्राम यानी रेडियो का समाचार ये भी प्रकाशित हो रहा है, यानी ये भी जब तक सुनाई पड़ता है रेडियो समाचार। लेकिन तार जो है अब बंद हो गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा, तार अब बंद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अस्थायित्व। हाँ, उसमें अस्थायित्व तो रहता है, क्योंकि एक बार जो प्रिंट हो गया वो मिटता नहीं है, वो हम जब तक उसको संभाल कर रखें तब तक। बाकी जो है ख दिया है गतिशीलता, ग दिया है भव्यता, घ दिया है सांकेतिकता। नहीं, इसका सही आंसर जो है क हो जाएगा, अस्थायित्व। यानी मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसमें अस्थायित्व बना रहता है। ठीक है, यानी क इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं इसका, विषय प्रधान, समस्या प्रधान, व्यक्ति प्रधान और पात्र प्रधान। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा विषय प्रधान। फीचर जो है वो क्या है कि विषय प्रधान है। ठीक है, तो इसका 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विषय प्रधान को।
अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। संपाद्य किसके द्वारा लिखा जाता है? स्पष्ट इसमें देखने की ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं कि संपादकीय जो है संपादक के द्वारा ही लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ख में संपादक दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है? तो 4 ऑप्शन है, ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, और गो में दिया है क एवं ख दोनों, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोनों होगा। ठीक है, ज्ञानात्मक संवेदना भी होगा और संवेदनात्मक ज्ञान भी होगा, यानी इसका 15 का सही ऑप्शन जो है ग होगा। क एवं ख दोनों ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। रिपोर्ट का अर्थ है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। घटना के ठीक ठीक सूचना, घटना के पूर्व का निर्देश, घटना के पश्चात की कार्रवाई, घटना के कारण का विश्लेषण। तो इसमें जो है घटना का ठीक ठीक सूचना, बाद में और पहले देखे, पहले तो खैर दे ही नहीं सकता है किसी घटना के बारे में, और बाद में देखे मतलब क्या देगा उसमें। ठीक है, तो रिपोर्ट का सही अर्थ क्या होगा? घटना का ठीक ठीक सूचना देना, क्योंकि जब भी रिपोर्ट लिखा जाता है वो आंखों देखा होता है बढ़िया से, उसमें कोई भी अपने स्तर से बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा जा सकता है, जो सटीक जानकारी वही दिया जाता है। तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन होगा 16 का क। ठीक है, इसमें जो है रिपोर्ट में घटना की ठीक ठीक सूचना देना ही इसका काम है, इसका यही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो है 4 ऑप्शन को पहले हम लोग देखते हैं। ड्राई एंकर, फोन इन, ब्रेकिंग न्यूज और लाइव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना। आप देखते हैं टीवी, हम लोग कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, अगर तत्काल कोई घटना घट जाता है तो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज लिखाकर आने लगता है, तत्काल पहुंचता है कम से कम शब्दों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग न्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 जनसंचार का मुख्य कार्य है। तो इसका 4 ऑप्शन है। सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये सभी। तो ये जो है हमको लगता है कि तीनों काम है। सूचना संग्रह और प्रचार करना भी इसका काम है जनसंचार का, सूचना का विश्लेषण करना भी है, ज्ञान के स्तर की वृद्धि करना, ज्ञान भी इससे बढ़ता है। तो यानी 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। अब हम खंड ग को देखते हैं जो कि पाठ्य पुस्तक से है। तो इसमें है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी पहले जो पद्यांश था वो अपठित था, अभी जो है पठित है, वो पाठ्य पुस्तक से है। तो जो भी दिया गया है सबसे पहले इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, ये उषा कविता से लिया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये जो काव्यांश है किस कविता से है? उषा कविता से। ठीक है, उषा, ये भी पूछ देता है कभी कभी कि किस कविता से है, तो ये उषा कविता से। अब इसके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से। देखिए क्वेश्चन भी पूछ दिया, इसमें 4 ऑप्शन है। सहज स्वीकारा है, पतंग है, उषा है, बादल राग है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ग, उषा। ये जो काव्यांश था ये उषा कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगर ये भी पूछा दिया जाएगा कि उषा कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि लिखिएगा आप लोग शमशेर बहादुर सिंह। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। नीले जल में गौर देख के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है कि सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य, तारों की चमक के झिलमिलाने का दृश्य, बिजली की चमक के झिलमिलाने का दृश्य और चांद की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। तो इसमें जो है सूरज के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सूरज की चमक के झिलमिलाने, यानी ऑप्शन नंबर क। ठीक है, इसमें सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य का वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है नील नदी का, नीले नदी का, नीले आकाश का, नीले वस्त्र का और सतरंगी इंद्रधनुष का। तो इसका सही ऑप्शन होगा नीले आकाश का। ठीक है, यानी इसमें जो है पानी में जब भी प्रतिबिंब बनता है नीला कलर का तो वो आसमान का ही बनता है, यानी नीले आकाश का ही वर्णन हुआ है। तो 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, नीले आकाश का। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है कि स्त्री का अपार सौंदर्य,
जादू की कला का सौंदर्य, सूरज की किरणों का सौंदर्य, प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। यानी इस कविता में जो है प्रातःकालीन वातावरण का ही, उषा का जादू, तो उषा का जब उषा मतलब होता है सुबह सुबह, तो उसका जादू कब दिखेगा? सुबह ही नहीं दिखेगा। तो इसका सही ऑप्शन प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य, यानी प्रातःकाल में जो वातावरण का दृश्य होता है बड़ा सुंदर होता है, तो उसी दृश्य का वर्णन हुआ है। तो सही ऑप्शन घ होगा इसका। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया गया है जो पाठ्य पुस्तक से है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो इसका 4 ऑप्शन है, काव्य जटिल हो गया, काव्य सरल हो गया, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को तोड़ते मरोड़ते हैं तो वो जटिल ही होता है। तो यहाँ कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो काव्य क्या हो गया? जटिल हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा, काव्य जटिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 के, बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं? तो इसका 4 ऑप्शन है कि लोगों का सुख देखकर, लोगों का आलस्य देखकर, लोगों का निर्मम शोषण देखकर, लोगों का आनंद देखकर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा लोगों का जो है निर्मम शोषण देखकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। ठीक है, लोगों का निर्मम शोषण देखकर जो है बादल जो है निर्मम विप्लव मचा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिर रहे हैं? ठीक है, तो मेहनत कश मजदूर, व्यापारी, भिखारी और ये सभी। तो सभी जो है पेट पूर्ति के लिए जो है सभी वर्ग के लोग जो है मारे फिर रहे हैं। तो यानी ऑप्शन इसका घ सही हो जाएगा, सभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? ठीक है, मिठाई, खिलौना, दर्पण, चांद। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ये रुबाइयाँ से लिया गया है। ठीक है, जिसके कवि है फिराक गोरखपुरी जी। तो इसमें जो है बालक को जो है दर्पण दिखाकर जो है उसको बहलाया जाता है। बालक द्वारा चांद मांगने के लिए जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? तो दर्पण देखा, यानी 26 का ग सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये कविता जो है छोटा मेरा खेत, ये उमाशंकर जोशी द्वारा लिखा गया कविता है। तो इसमें जो है कह रहा है कि कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है। तो इसका जो पहला ही मतलब पैराग्राफ में कविता दिया गया है कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छन का बीजा वहाँ बोए गया। यानी इसमें कविता के बारे में बताया गया कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कविता। अब आगे जो है कुछ गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर भी क्वेश्चन है। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा गया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि इन बातों को आज 50 बरस होने को आए, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देह के लिए करते क्या है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंश तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले समझ लीजिए, ये काले मेघा पानी दे। ठीक है, ये जो है काले मेघा पानी दे कहानी से लिया गया है, जिसके जो है लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो अभी हम बताएं कि धर्मवीर भारती। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन
धर्मवीर भारती ऑप्शन नंबर घ में है। ठीक है, ये काले मेघा पानी दे शीर्षक से कहानी से लिया गया है और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों को त्यों दर्ज है। ठीक है, सबसे पहले इसकी 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। तीज त्यौहार की बात, त्यागपूर्वक दान की बात, भ्रष्टाचार की बात और कर्तव्य की बात। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, त्यागपूर्वक दान की बात। आदमी दान कर रहा है नाम और शोहरत के लिए, त्याग यानी बिना स्वार्थ का कोई दान नहीं करे, यानी इसका सही ऑप्शन होगा त्यागपूर्वक दान की बात। यही जो यहाँ पर कहा भी गया है, आप इस गद्यांश को बढ़िया से एक बार और पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है। तो 4 ऑप्शन है, भ्रष्टाचार के बारे में चटकारे लेकर बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना और ये सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में जो है चटकारे लेकर भी बातें कर रहा है, भ्रष्टाचार को आदमी कोसता भी है और भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसता भी है, यानी इसका सही ऑप्शन जो है सभी, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है। तो इसका ऑप्शन दिया गया, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग अपना कर्तव्य करते हैं, लोग त्यागपूर्वक दान करते हैं, लोग कठिन परिश्रम करते हैं। तो इसका सही आंसर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कम करते हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी अब जो है पाठ्य पुस्तक के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोगों ने लड़कों की टोली का क्या नाम दिया। तो यहाँ पर टोली का 2 नाम था। ठीक है, एक था इंदर सेना और एक था मेढक मंडली। लेकिन जो कायदा से चिढ़ते थे जो लोग, ठीक है, इन बच्चों से जो चिढ़ते थे, उन्होंने इनका नाम जो है मेढक मंडली दिया था। इसलिए आप ऑप्शन में गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ 4 ऑप्शन इंदर सेना भी दिया गया है, बानर सेना, मेढक मंडली और मित्र मंडली, लेकिन इससे चिढ़ने वाले लोग इसका नाम क्या दिए थे, मेढक मंडली, इसलिए ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है। ठीक है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया आंचलिक कथा है पहलवान की ढोलक, उसी से ये क्वेश्चन है। तो इसका 4 ऑप्शन है, चांद सिंह, बादल सिंह, लुट्टन सिंह और काला खां। तो चांद सिंह को ही मतलब शेर का बच्चा कहा गया है। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर क सही होगा। तो बादल सिंह कौन था, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देख लीजिए, बादल सिंह जो है चांद सिंह का गुरु था और लुट्टन सिंह का आगमन बाद में होता है और यही फेमस होता है, इसी के आधार पर टोटल कहानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा चांद सिंह, क्योंकि लुट्टन सिंह से पहले इसी का दबदबा था क्षेत्र में। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी। ठीक है, तो ये नमक कहानी से है, जिसकी लेखिका जो है रजिया सज्जाद है। तो इसमें इस टॉपिक के नाम से ही पता चलता है कि नमक के बारे में उल्लेख है। तो सफिया जो है पाकिस्तान से नमक जो है भारत लेकर जाना चाहती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क हो जाएगा, नमक। जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देना, अनुपयुक्त या अपर्याप्त पेशे होने से भूखों मरना, और घ है उपरोक्त सभी। तो सभी है, ऑप्शन घ इसका सही होगा। आदमी जन्म से ही पेशा को तय कर दिया जाता है, मनुष्य को एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। ठीक है, और उसको अपर्याप्त पेशे होने से भी भूखों मरना पड़ता है, क्योंकि जो आदमी जिस काम में रुचि नहीं है वो काम को कर ही नहीं सकता है। तो ठीक है, इसका 4 ऑप्शन तीनों सही है, इसलिए ये उपरोक्त सभी यानी सभी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है कि सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय में भी परास्त नहीं होता, सदा सरस बना रहता है। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ये जो है शीरीष के फूल कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, सिल्वर वेडिंग कि यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसका ऑप्शन है 10वीं वर्षगांठ, 15वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ और 50वीं वर्षगांठ।
तो ये जो है सिल्वर वेटिंग से लिया गया है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। तो उसमें जो है जो दिया गया है इसमें यशोधर पंत का विवाह का जो है वर्षगांठ कौन सा मनाया जा रहा था? तो 25वां मनाया जा रहा था, ठीक है। तो 37 का गौ इसका सही हो जाएगा। यशोधर पंत का जो है विवाह का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि जूझ कहानी में किसका चित्रण है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, संघर्षशील किशोर, संघर्षशील पिता, संघर्षशील नेता और संघर्षशील जमींदार। तो यहाँ पर किशोर का वर्णन हुआ था, ठीक है। ये जूझ जो है आनंद यादव के द्वारा लिखा गया, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि जूझ कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद यादव के द्वारा, ठीक है। तो इसमें संघर्षशील किशोर का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर दिया गया है, संघर्षशील किशोर। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा क। 39 है, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण, पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये अतीत के दबे पांव से, पहले इसको समझ लिए, चैप्टर आया कहाँ से है? तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से? अतीत के दबे पांव से, ठीक है, जिसका ओम थानवी इसके लेखक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? कि उस समय जो है उस सभ्यता में पानी निकासी का बड़ा सुंदर व्यवस्था किया गया था, तो उसी के कारण इसको जल संस्कृति कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अब क्वेश्चन 40 को देखते हैं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो इसका 4 ऑप्शन है, गुड़िया को, माँ को, बहन को और मिस्टर वानदान को, ठीक है। तो इसमें जो है डायरी के पन्ने से लिया गया है, जिसके लेखक खुद एन फ्रैंक है। तो इसका में जो है गुड़िया का जो है संबोधन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो गुड़िया को। दोस्तों आज हमने क्लास 12 के हिंदी कोर विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें 40 MCQ दिया गया था, उसको भली प्रकार से सीखा, उसको भली प्रकार से हमने बताने का प्रयास भी किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए मददगार साबित होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जो है हम लोग के लिए एक नई ऊर्जा का काम करता है, और हम एक नई ऊर्जा के साथ अन्य टॉपिक पर वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।